तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया था वो था प्लानिंग। अब हमारे जो कहते हैं ना प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का हमारा दूसरा टॉपिक आ रहा है और इसका क्या नाम है? ऑर्गेनाइजिंग। क्योंकि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में अपन ने पढ़ा था पॉज डीसी होता है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, यही पढ़ा था। तो देखो मैंने यहाँ पर देखो आपको प्रोसेस के बारे में याद भी दिलाई है सारी बातें, ये क्या क्या चीजें आती हैं प्रोसेस में। तो देख सकते हो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ भी है, पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। तो अपन को अब नेक्स्ट पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग, है ना। तो अब आती है बात यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजिंग, देखो प्लानिंग के अंदर हम क्या चीज देख रहे थे, व्हाट एंड हाउ का क्वेश्चन था, और ऑर्गेनाइजिंग में कैसे क्वेश्चंस होंगे, व्हेन, वेयर, हु, है ना, कहाँ है ना, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीजें। तो अब 4 M's होते हैं इसके अंदर, 4 M's कहते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर 4 M की जरूरत पड़ती है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन। ठीक है। अब आती देखो यहां पर मैन की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय चाहिए बिजनेस के अंदर। मनी की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि उन एम्प्लॉय को सैलरी भी दोगे, है ना। मटेरियल की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि एक बार बताओ बिजनेस करोगे तो रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना आपको, बिना रॉ मटेरियल के हो जाएगा क्या काम, नहीं हो पाएगा ना। मशीनें तो चाहिए ही चाहिए अपन को, है ना। तो क्योंकि बिना मशीनों के काम कैसे होगा, क्योंकि उन मशीनों को देखो, अब आप बोलोगे सर मशीनें हैं तो फिर मैन की जरूरत क्यों है, वो मैन तो चाहिए जो मशीनों को ऑपरेट करेंगे। भाई मशीनें प्रोडक्शन करेंगी लेकिन वो मैन तो चाहिए ना, मशीन अपने आप काम थोड़ा ना करेंगी, मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए होता है। तो एक एक ऐसा आप फॉर्मूला बना दिया गया कि याद रखना कि ऑर्गेनाइजिंग हमेशा कोऑर्डिनेशन प्लस इंटीग्रेशन से ऑर्गेनाइजिंग बनती है। ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना ये लिखा है ना, ऑर्गेनाइजिंग, किस चीज की ऑर्गेनाइज करना है अपन को। ऑर्गेनाइजिंग से मतलब देखो क्या चीज है, मैंने आप लोगों को पहले भी इस चीज का एग्जांपल दिया था कि जब आप स्कूल से वापस आते हो, बहुत गर्मियां होती हैं, जब जब कभी गर्मियां आ जाएंगी स्कूल से जब वापस आओगे, ठीक है, तो बस फिर आपकी क्या होगी, जैसे ही एसी में फटाफट एसी में बैठोगे और फिर टाई को ऐसे से घुमा के फेंकोगे, हैं, और फिर ऐसे आपकी जो सॉक्स होगी उसको भी ऐसे ऐसे घुमा के फेंकोगे, मम्मी कुछ नहीं सुनना बस पानी ले आओ ठंडा, यही बोलते हो ना। और फिर अगले दिन, और बैग कहाँ, आपके जूते कहाँ, और सॉक्स कहाँ, टाई कहाँ, ना ड्रेस का पता ना किसी चीज का। फिर क्या होता है, अगले दिन चिल्लाते हो, मम्मी मम्मी मेरी सॉक्स नहीं मिल रही, मम्मी अब तो टाई भी नहीं मिल रही, मम्मी मेरी अकाउंटेंसी की बुक कहाँ पर है। तो फिर मम्मी फिर गुस्से में क्या बोलता है, अब तुम मुझे स्कूल ही नहीं जाना। तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा याद कर कल का दिन जब मैं तेरे को चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि तू अपनी चीजों को जगह पर रख, तो उस वक्त जगह पे नहीं रखा। अब सोफे के पीछे देख ले, तेरी सॉक्स पड़ी हुई है और बालकनी में तेरी टाई पड़ी हुई है। सोचो कितने घुमा के मारी होगी बालकनी में टाई। तो शुक्र करो कि मम्मी की घूमती हुई चप्पल जो है ना, हवाई चप्पल नहीं आई, नीली पट्टी वाली। ठीक है, नहीं तो क्या होता। तो इसलिए चीजें क्या है, मिलती नहीं है हमको। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर देखो, बिजनेस के अंदर भी क्या चीज बताई गई है कि हर चीज को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। अगर हमने चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया तो फिर क्या होगा, फिर ऑन टाइम चीज होगी नहीं, फिर वेस्टेज होगा, डुप्लीकेशन होगा, वेस्टेज होगा। ठीक है। अब जैसे मान के चलो, अगर आपका काम है किस चीज का, कॉन्ट्रैक्टर का, आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो, अगर अगर लेबर आ गई, मटेरियल नहीं आया, रोड़ी, सीमेंट, बजरी, ईंटें ये नहीं आई, तो आप लेबर को क्या करोगे। और मान लो अगर रोड़ी, सीमेंट, बजरी ये सब चीजें आ गई और लेबर नहीं आई, तो फिर रोडी, सीमेंट, बजरी का क्या करेंगे, बनाएंगे तो वही। यानी रॉ मटेरियल है, लेबर मशीन्स नहीं है तो दिक्कत है, लेबर मशीन्स है, रॉ मटेरियल नहीं है तो भी दिक्कत है। तो ऑन टाइम दोनों चीजों का आना जरूरी है। जो चीज जब जिस चीज की जरूरत है वो चीज ऑन टाइम आपको मिल जाए। स्कूल जाना है, ये सब चीजें ऑन टाइम मिल जाएंगी तो आप फटाफट स्कूल बस आएगी, निकल जाओगे, नहीं तो स्कूल बस तो छूट जाएगी, स्कूल आपका रह जाएगा। अब इस वक्त कहते हैं यूजुअली बच्चों को, जब एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, तो इस समय आप सभी को अपनी कॉपी किताबों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यूजुअली कॉपियां और या फिर बुक्स आपकी इसी टाइम पे चोरी होती हैं या इसी टाइम पे खो जाती हैं, है ना। वो क्यों, उसका कारण यही है, जिसके पास नहीं है वो तो चोरी करके ले जाएगा, फिर आप ताली बजाते रहना, क्यों, कैसे रिवाइज करोगे। तो बहुत ध्यान से देना जरूरी। या फिर आपने लापरवाही बरती, वो खो गई, अब आपको मिल ही नहीं रही, अब आपका एग्जाम है परसों, मम्मी बिजनेस स्टडीज की बुक नहीं मिल रही, मम्मी मैं नहीं देना, मेरे बोर्ड का एग्जाम नहीं देना मैंने, ऐसी बोलोगे कि नहीं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से ऑर्गेनाइज करके उन चीजों को रखो, उसी वक्त रखो, तुरंत रखो। आज नहीं कल, कल नहीं रख लेंगे, परसों रख लेंगे, अभी रखता हूं, ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही है, जो चीज जहां से उठाते हो उसको वही चीज रखना जरूरी है। ऑन टाइम असेंबलिंग के लिए चीजें मिलनी जरूरी है हमें। फिर देखो अब क्या लिखा हुआ मैंने, क्या बताइए यहाँ पर, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इंप्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट द ह्यूमन एफर्ट। आ गई ना बात।
देखो ये कीवर्ड्स ही हैं, मैं तो क्या लिखवाया है नोट्स के अंदर, आपको कीवर्ड्स ही लिखवाई हैं। तो कीवर्ड्स को पहचानना जरूरी है। क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या एम्प्लाई करता है, एक ऐसा प्रोसेस है जो ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है। असेंबल रिसोर्सेस, मटेरियल, मशीन, मनी, इन सबको असेंबल करना, जब आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको वो चीज मिल जाना, है ना। इंटीग्रेट बोथ इनटू यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। इंटीग्रेट बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। गेट ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन। क्या मतलब है प्लान इनटू एक्शन से? मतलब जो भी आपने प्लान बनाया उसको एक्शन में लाने का काम अब स्टार्ट होता है यहां से। इट डिसाइडेड हु विल डू, कौन करेगा, कब करेगा, कहां करेगा, यही चीज होती है ना। इन सवालों के जवाब चाहिए अपन को, ठीक है। कौन कौन जाएगा ट्रिप पे, ठीक है, और कहां जाना है, कब जाना है, इन सब चीजों का काम ऑर्गेनाइज। टिकट पहले से ही बुक करके रखो, कहां जाना है तब डिसाइड होगा, तभी तो टिकट बुक करके रखोगे। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि उस वक्त अरे यार जाना तो था, अरे यार तारीख आ गई, परसों तो तारीख है जाना है, यार टिकट तो बुक ही नहीं कराई। अब भाई टिकट बुक नहीं कराई तो कहां से जाओगे? चीजें, अगर आपको कोई चीज जानना है, प्लानिंग की है, वो एग्जीक्यूट तो तभी हो पाएगी ना जब आप टिकट बुक कराओगे। जर्नी की प्लानिंग तो कर ली लेकिन टिकट बुक नहीं करी तो कहां से जा पाओगे? तो सेम चीज ऑर्गेनाइजिंग में भी है। आपने किसी भी चीज का प्लान किया, लेकिन अगर आप वो एग्जीक्यूट तब हो पाएगा जब आप हु, वेयर और व्हेन को पहले से ही डिसाइड करके रखोगे। जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको पहले से डिसाइड करके रखो, नहीं तो चीज एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। अब आप देखो इसके कीवर्ड समझ लो, जब आपके आपकी केस स्टडीज आएंगी आपको ये कीवर्ड काम में आएंगे, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप लोगों में से किसी को भी ऐसा लगता है कि सर केस स्टडी, वैसे तो मेरे नोट्स के अंदर सफिशिएंट केस स्टडी है, अगर आपको लगता नहीं सर हमें और केस स्टडी चाहिए, आप मुझे मैसेज कर दो, मुझे कॉल कर दो, मैं आपको केस स्टडी की पीडीएफ बना के और दे दूंगा। आप और भी पढ़ सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस स्टडी से पूरा पेपर भरा हुआ होगा, पूरा कंपिटेंसी बेस्ड आपका पूरा आ रहा है। अब की बार अभी रिसेंटली कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है सीबीएसई ने, क्योंकि सीबीएसई पूरा आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज ही देखना चाहता है 12th क्लास के अंदर। सीबीएसई नहीं चाहता कि ऐसा कोई बच्चा 12th क्लास के अंदर पास होकर आगे बढ़े जिसको कंसेप्चुअल स्टडी ना हो, ठीक है। और अब तो नए सेशन में 2025-26 में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं जो कि आपके नहीं थे। पिक्चर बेस्ड, पिक्चर बेस्ड मतलब ये है कि आपको पिक्चर दे दी जाएगी, उस पर केस दिया जाएगा, उस पर आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैंने जो भी नए सेशन की बुक्स का वीडियो निकाला था उसके अंदर भी मैंने अब यही बात बताई है कि अब नए सेशन के बच्चों के लिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे नहीं है अभी हाल फिलहाल। स्टिल आप लोगों को भी नए सेशन के बच्चों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो इस सेशन ही पास अच्छे नंबरों से कर जाना है। तो आगे बढ़ते हैं इस बात पे कि हु, वेयर एंड व्हेन का जब ये बात लिखी हुई होती है, ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन ये बात लिखी हुई होती है, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स ये बात लिखी होती है, डिपार्टमेंट ऐसी बात लिखी हुई हो केस स्टडी में, तो समझ लेना कि ऑर्गेनाइजिंग की बात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क। अब आपसे पूछेंगे कि ऐसी बात प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल में बोली गई है? आपको ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन दे दी, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। अब आपसे पूछेंगे कि ये आइडेंटिफाई करना और ग्रुप करना वर्क का, ये कौन से प्रिंसिपल में ऐसी बात की गई थी कि अलग अलग ग्रुप में बना देना वर्क को, डिवीजन ऑफ वर्क में टास्क बना देना, बोला था ना। तो आपको अगर प्रिंसिपल्स याद होंगे तभी तो आप बता पाओगे कि हाँ ये बातें तो वहां पर भी ऐसी बात बोली थी कि डिवीजन ऑफ टास्क वाली, डिवीजन ऑफ वर्क वाली, है ना, ग्रुप में बना देना। डिफाइनिंग द डेलीगेशन, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बात कौन से प्रिंसिपल में कही गई थी? अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में, है ना। एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप फॉर एनेबलिंग द पीपल टू वर्क एफिशिएंट टुगेदर एंड अकम्प्लिशिंग द गोल। अब ये जो है ना वर्क टुगेदर वाली बात कौन से प्रिंसिपल में बोली गई है? तो यानी ऐसी क्वेश्चन ही आएंगे आपसे कोरिलेट पूछा जाएगा कि अच्छा ऑर्गेनाइजिंग की बात जैसी ऐसी वाली बात है और कौन सा कंसेप्ट आपका बोलता है मैनेजमेंट का, तो आपको पता होगा हाँ सर एस्पिरिट डी कॉप बोलता है, तभी तो आप बोलोगे ना हाँ एस्पिरिट डी कॉप में लिखा हुआ था, है ना। एस्पिरिट डी कॉप बताया था ना, एक आपको वो भी बताई थी प्रिंसिपल जब बता रहा था, वो केकड़े वाला एग्जाम्पल दिया था, पेंगुइन वाला दिया था, है ना। तो एस्पिरिट डी कॉप की वर्क टुगेदर मिलकर करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग कोई चीज तभी हो पाएगी, ठीक है ना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, वर्क को एफिशिएंटली करना है, ताकि मिलकर काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजिंग का जो मोटिव है वो पूरा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब वो क्या स्टेप्स दे रखे हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब याद रखना कौन कौन से स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग को अच्छा करने के लिए। स्टेप्स कौन कौन से, ऑर्गेनाइजिंग कैसे हो सकती है? पहले तो वर्क को पहचानो, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज,
एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि फेयरवेल जो स्कूल में अभी आपका रिसेंटली फेयरवेल हुआ स्कूल के अंदर, उसमें ये चीज ऑर्गेनाइजिंग आपका पूरा पूरा हो गया। जब मैंने डिटेल वीडियो बताई थी तब भी मैंने आपको बात बता दी थी, उस समय आप फेयरवेल देकर आए थे जब शुरू शुरू की बात थी, हम लोगों ने पढ़ा था। आज वन शॉट पढ़ रहे हैं तो आज आप लोगों ने क्या किया है, फेयरवेल ले चुके हो। अब फेयरवेल का 2 बार एक्सपीरियंस हो चुका है, फेयरवेल दिया भी है लिया भी है। अब आपको ये बात पता है कि ये ऑर्गेनाइजिंग वहां पर ऐसे ही हुआ था। टीचर जो एक हेड आपके ऊपर बैठा हुआ था और उसने 11th क्लास के बच्चों को क्या बात बोली थी, आइडेंटिफाई करो कि हमें करना क्या है काम, कौन कौन से फंक्शन होंगे। भाई डेकोरेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो डेकोरेशन वाला चाहे आदमी अरेंज करो चाहे कोई भी करो या आप खुद करो, तो डेकोरेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक स्पीच देने वाला बच्चा भी होगा जो आगे एंकरिंग करेगा, है ना। एक एंकरिंग करने के लिए बच्चे को चूज करना है, एक कैटरिंग वाले को करना है। अब कैटरिंग में भी क्या क्या आइटम्स होने चाहिए, गुलाब जामुन रखें कि पनीर बटर मसाला, और मीठे में और क्या चीज होनी चाहिए, 2 मीठे होने चाहिए कि 1 होना चाहिए, है ना। सब्जियां कितने तरीके की होनी चाहिए, पूरा प्रॉपर खाना देंगे कैसे कराएंगे, और आते ही जो स्टार्टर्स में क्या देंगे। तो एक प्रॉपर खाना खिलाते हैं तो एक उसकी प्लानिंग होती है कि हाँ ये चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। फिर उसके बाद फिर अच्छा गाना बजाने में क्या होगा, टाइटल किस किस को देने हैं, टाइटल देते हैं ना भाई, इसको ये है जो आपके स्कूल का है कि मिस ये हो गई, ये मिस्टर ये हो गया, ठीक है, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गया। तो ऐसा कुछ एक टाइटल होते हैं, तो टाइटल जो देने हैं वो आपको टाइटल डिसाइड करने पड़ेंगे, यानी दुनिया भर के काम। तो वो जो दुनिया भर के काम है फेयरवेल के रिगार्डिंग, पहले तो आपने वर्क को आइडेंटिफाई किया, फिर उस टीचर जो हेड आपके बैठा हुआ था उसने बोल दिया कि भाई ठीक है एंकरिंग का काम ये बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, इसको दे दिया जाए। तो आपने भी देखा होगा कि आपके एंकरिंग जब की थी तो एक बच्चे ने की थी जो स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ था, जो एंकरिंग कर रहा था, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये परफॉर्मेंस होने जा रही है, वो परफॉर्मेंस होने जा रही है। तो टीचर को बात पता था कि किसने ये काम करना है। फिर डेकोरेशन के लिए पता है टाइटल अच्छा लिखने वाला कौन है, उसको टीचर को पता है। टीचर ने क्या काम किया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, डिवाइड कर दिया। पहले तो वर्क कि ये अलग अलग वर्क है, पहले तो आइडेंटिफाई किया वर्क कौन कौन से, फिर वर्क को डिवाइड कर दिया, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। और आपके बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, कोई भी काम करने जाएंगे तो वो इसी वर्क से ही होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दोगे, फिर उसके ड्यूटी असाइन कर दी जाएगी, भाई तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है। और कल को अगर गड़बड़ हो गई, ठीक है, आखिर में खाना खाते वक्त बच्चे बदमाशी पर आ गए, एक कंट्रोलिंग मॉनिटर वाला बंदा भी बैठा होगा जो बुलडोजर टाइप होगा, ठीक है, जो दादागिरी करने वाला होगा कि यहाँ पे बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, पीटीआई सर के साथ खड़े रहना तू, ठीक है। और कल को बदतमीजी हुई तो समझ लेना फिर तो पीटीआई सर की भी शामत लगेगी प्रिंसिपल के आगे, क्योंकि बच्चों ने एक दूसरे के ऊपर अगर गुलाब जामुन मार दिए हैं जाते वक्त तो समझ लेना फिर सबकी शामत है। ऐसे होता है ना कई बार, जल्दी जा रहे हैं तो ले जी तेरे से दुश्मनी निकाल के निकल जाऊं, या ज्यादा मस्ती में आ जाते हैं तो वो जो गोलगप्पे में मार रहे हैं और साहब वो क्या कहते हैं, वो गुलाब जामुन भी एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, केक मल रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे, तो वो अगर ज्यादा बदतमीजी हो गई तो फिर पिटेंगे सब। तो वहां पर क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, है ना। अब ये मत कहना सर हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता, कहीं के होता भी तो है, जहां पर होता है उनकी बात बता रहा हूं मैं, है ना। तो ये चीज है। तो अब यानी जाने अनजाने में हमने जब फेयरवेल के जो है इवेंट से ये चीज सीख ली कि क्या होने वाला है। डेकोरेशन डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, टाइटल ग्रुप डिपार्टमेंट बताया था आप लोगों को मैंने। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क के अंदर अपन ने ये चीज देखी, इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड डिवाइडिंग द टोटल वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटी कॉल्ड जॉब्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस डिटरमाइंड प्लान। जो भी प्लान आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क को डिवाइड कर दिया, पहले तो आइडेंटिफाई किया फिर डिवाइड किया, ताकि डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जा सके। देखो यही सारे कीवर्ड है, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि ये कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही आप पहचान पाओगे। 3 बार 4 बार 5 बार जब पढ़ लेते हैं ना नोट्स को, इतने बड़े नोट्स है नहीं, 1 घंटे के अंदर पूरा अपना चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है तो इतने बड़े नोट्स है नहीं। जब आप 2-4 बार इसको पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ यार वो ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था, प्लानिंग में ये कीवर्ड्स हैं और सीक्रेट कोड हमारे साथ है, ठीक है। हालांकि सारी चीजें एक जैसी लगती है, लेकिन सीक्रेट कोड और के साथ और शॉर्ट समरी में जो बातें लिखवा रखी हैं उससे आप काफी हद तक बातों को समझ जाओगे। और फिर कहता हूं केस स्टडी जरूर पढ़ के जाना। फिर आती है बात डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब मैंने जैसे बताया कि फूड डिपार्टमेंट अलग हो गया, टाइटल डिपार्टमेंट अलग हो गया, डीजे वाला डिपार्टमेंट अलग हो गया, डांस वाला अलग हो गया। साहब ये डिपार्टमेंट तो डांस करने में तेज है, इनसे तो डांस ही करवाएंगे, है ना। क्लियर है ना ये बात। चलो अब आती है देखो बात यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन की। अगर देखो बात करें, वंस द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटीज देन दोज एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन द नेचर, दोज एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन द नेचर ग्रुप्ड टुगेदर, उनको क्या काम कर देना चाहिए, एक साथ ग्रुप कर देना चाहिए, जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज हैं, ठीक है। अच्छा डिपार्टमेंटलाइजेशन उसको बोलते हैं। अब जैसे एक बात बताओ,
जो कैटरिंग डिपार्टमेंट है उसी उसी को एक केक का डिपार्टमेंट भी दे दोगे, उसी को वेफर का भी दे दोगे, उसी को खाने का भी दे दोगे, उसी को स्टार्टर का भी दे दोगे, उसी को कोल्ड ड्रिंक का भी दे दोगे। अब कोल्ड ड्रिंक का डिपार्टमेंट अलग, केक का अलग, इसका अलग, उसका अलग, ऐसा थोड़ा ना होगा। अरे भाई खाने का डिपार्टमेंट सारा एक साथ हो गया है ना। अब खाने वाले यार एक काम करो ना, खाने वाले तुम ही डेकोरेशन को भी संभाल लेना अगर डिपार्टमेंट कम करना है तो आप ग्रुप बना दो, कहने का मतलब है डिपार्टमेंटलाइजेशन, सिमिलर सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटी दिखती है ना उसको एक साथ एक जैसे कर दो। अब एक बात बताओ, डीजे वाला है तो वो डीजे तो बजाएगा, वो डेकोरेशन कहां से करेगा भाई, है वो फूड कहां से बनाएगा। तो डांस वाली पार्टी अलग बनाओ, वो डीजे का भी अरेंज कर देंगे और डांस भी कर देंगे, ठीक है, ढोल नगाड़े भी बजा देंगे। समझ गए ना मेरी बात। तो ये चीज है। अब फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है जिसका काम प्रोडक्शन करने का है, फाइनेंस वाले का काम फाइनेंस करने का है, मार्केटिंग करने का काम मार्केटिंग वाले का है, ह्यूमन रिसोर्स का है ह्यूमन रिसोर्स का है, ठीक है। अब लेकिन इन दोनों डिपार्टमेंट को इन जितने भी डिपार्टमेंट है ना, इसको एक दूसरे से मतलब नहीं होता। मैं तो अपने डिपार्टमेंट का काम करूंगा, ऐसी तैसी कराओ बाकी सब, मेरे को मेरे डिपार्टमेंट से मतलब है, होता है ना ऐसा। डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग वेरियस क्राइटेरिया, ठीक है, ऑन द बेसिस एज अ बेसिस। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट में बी क्रिएटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग फाइनेंसिंग, ठीक है। डिपार्टमेंट इज डन टू डिपार्टमेंटलाइजेशन इज डन टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। भाई वैसे तो देखो मतलब एक दूसरे से नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, वैसे यूजुअली झगड़े होते हैं, लेकिन बताया गया कि झगड़े नहीं करने चाहिए। अगर सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई ठीक है मुझे सेल्स बढ़ानी है अपनी, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि कहीं ना कहीं बजट को बनाए, क्योंकि डिस्काउंट देना है, प्रमोशन एक्टिविटी देनी है, कूपन्स देने हैं, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन वही अगर मान के चलो कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो डिस्काउंट देना चाहेगा सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, और ये बोलेगा साहब बजट नहीं है बजट नहीं है बजट नहीं है, ऐसे ही बोलता रहेगा, तो क्या सेल्स बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी जरूरी है। अब क्या होता है अगर आप डिपार्टमेंट में चीजों को बांट देते हो ना, तो ड्यूटी असाइन करने में सही रहता है। मैंने जैसे बोला कि एक दूसरे के ऊपर अगर गुलाब जामुन मारे तो पीटीआई सर की और वो जो रखा है ना जो बच्चा जो थोड़ा बुलडोजर टाइप था, दोनों की शामत आनी है। भैया ड्यूटी तो तुम्हें दी थी, बदतमीजी कैसे हो गई। खाने में मान के चलो केक खाया सर, लेकिन स्मेल आ रही थी पता नहीं केक में, और केटरिंग वाले जिसने इंतजाम किया ना भाई उसकी उसकी शामत आएगी। समझो मेरी बात, है ना। और मान लो टाइटल में कोई गड़बड़ कर दी, किसी की बदतमीजी हो गई, और मान लो वहां पर कोई नाराज होकर चला गया है, रोना धोना हो गया जाते जाते, तो फिर वो टाइटल जिसने बनाए थे भाई साहब उसकी शामत आएगी। तो शामत कब आई, जब आपने ड्यूटी असाइन की। नहीं तो घर में भी क्या होता है, घर में मम्मी पापा बाहर गए, मम्मी पापा ड्यूटी असाइन करके नहीं गए, बोला कि देख छोटे भाई को बोला तू बड़ी बहन का ध्यान रखना, बड़ी बहन तू छोटे भाई का ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि घर में मान लो कि 2-4 कांच के शीशे फूट गए, अब मम्मी पापा ने आगे गुस्सा किया, किसने फोड़े, तो ऐसे बोल रहे हो इसने इसने फोड़े, इसने, एक दूसरे के ऊपर उंगली लगा रहे हो, फिर दोनों पिटेंगे, है ना। तो इससे बढ़िया क्या, मम्मी बोल के जाती बड़ी बहन को, देख छोटे भाई का ध्यान रखना, इसको कुछ हुआ तो तू पिटेगी। अब भाई क्या है, बड़ी बहन कैसे ध्यान रख रही है, बिल्कुल बिल्कुल मम्मी जैसे ध्यान रख रही है कि उसको छोटे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा भैया है घर में तो उसको बोल के गई छोटी बहन को अगर कुछ हुआ तो तेरे को घर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ध्यान रखना उसका। अब वो कैसे ध्यान रखना है, बिल्कुल पापा जी के जैसा ध्यान रख रहा है, क्योंकि पता है कि पिटना तो मैंने ही है फिर, अगर क्योंकि अब ड्यूटी तो मेरी है। तो ये चीज होती है, अगर आपने ड्यूटी असाइन कर दी तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि आप दूसरे को बोल सकते हो, कहीं ना कहीं ड्यूटी असाइन करने से क्या होता है ना, उसको अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, ये जरूरी है। तो ये दोनों पॉइंट को मैंने एक साथ ही समझा दिया। वंस डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म, इट इज नेसेसरी टू एलोकेट वर्क टू ईच डिपार्टमेंट एज पर देयर स्किल। इट इज एसेंशियल दैट प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी। द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट एट वेल। अब मम्मी को बताया यार कि बड़ा भाई जो है वो खुद ही बदमाश है, अपने अभी दोस्तों को बुला के पार्टियां करेगा, ठीक है, मम्मी ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, पड़ोसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई है कि इन दोनों बच्चों का ध्यान रखना, है ना, ये दोनों बच्चे ऐसे, इन दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तो क्योंकि पता है कि आप ड्यूटी किसको दोगे, जो उसके काबिल है, जो काबिल ही नहीं है उसको ड्यूटी क्यों दोगे। अब वही बात पता है कि ये जो है ना, आप जो पर्सन जिस काम में फिट है, अब मान लो कोई बच्चा है, अब मुझे पता है कि वो बच्चा हर स्कूल में होता है, कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो गुंडागर्दी में होता है। अब उसको है ना ड्यूटी दे दो कि तू है ना एक काम करना, ऐसे काम मत करना, और तू है ना तेरे को सबको संभालना है। अब गुंडागर्दी तो वो करेगा नहीं क्योंकि करने वाला वही था, और कोई गुंडागर्दी करेगा तो वो खुद ही गुंडा है, दूसरों को दबा देगा, ऐसा होता है ना। तो ये बेस्ट फिटेड है। अगर मैं उसको कैटरिंग का काम दे दूंगा ना, तो वो पता है क्या करेगा, एक दूसरे के मुंह पे गुलाब जामुन ही या केक मले जाएंगे, क्योंकि वो खुद गुंडा है, उसको कोई पता तो है नहीं कैटरिंग का क्या है क्या नहीं, खराब चीज और बनाएगा, फिर गुंडागर्दी और हो जाएगी। तो ये चीज होती है ऐसी। तो टीचर को भी पता है काम किसको बेस्ट दिया जाता है, उसी को दिया जाता है। अब मान लो कोई शाही बच्चा है, उसको बोला तो एंकरिंग कर दे, वो मुंह में बोल के ऐसा रह रहा है,
बोला नहीं जा रहा बेचारे से, हकला हकला के वहीं अपने मन में ही खत्म हो गया, तो क्या बताओ, क्या पार्टी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए टीचर को भी हर बच्चे की कैपेबिलिटी का, एबिलिटी का आइडिया होता है, उसको जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करे तो ठन ठन बाजे। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मैंने बता दिया, अकाउंटेबल होना जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो सब काम गड़बड़ हो जाता है। अब ये स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट और एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इंस्टा डेट एट 8, इंस्टा डेट एट 8 बताया था आपको मैंने पहले भी, इंस्टा डेट एट 8। ठीक है, चलिए हाँ सर ये ऐसे 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 दिया करो सर, ये सही रहते हैं सर, इंस्टा डेट एट 8। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर और एक होता है हमारा क्या, देखो यहां पर लिखा हुआ भी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की पहले अपन बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा होता है एक फंक्शनल होता है, एक डिविजनल होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल को समझने के लिए, देखो लंबी चौड़ी सारी बातें तो मैं बताऊंगा नहीं, सीधी सी बात है, मुद्दे के ऊपर आ जाओ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मुझे कैसे पता लगे कि मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर पे जाना है या डिविजनल स्ट्रक्चर पे जाना है? मैंने तुम्हें इसमें मुकेश अंबानी का एग्जांपल दिया था। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बड़ी सारी फर्म्स है। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे? अब मैं देखो आपको बात बताऊं कि एग्जाम्पल के तौर पे मुकेश अंबानी के पास क्या क्या चीजें हैं? मुकेश अंबानी के पास कम्युनिकेशन है, रिलायंस जियो, रिलायंस पेट्रोलियम। ठीक है, अब साथ में उसका क्या है, वेजिटेबल का काम। ठीक है, रिलायंस ट्रेंड, कपड़ों का काम। अब एक बात बताओ, सबका परचेज डिपार्टमेंट ये एक ही रख देगा तो हौच पौच हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सर बिल्कुल हौच पौच हो जाएगी ये तो, क्योंकि सबका परचेज डिपार्टमेंट एक होगा तो उसी परचेज डिपार्टमेंट सिम में भी आ रही है, वहीं पे कपड़े भी आ रहे हैं, वहां पर तेल भी आ रहा है। ठीक है, और वहां पर सब्जियां भी आ रही है। सर ये तो बड़ा सर बड़ा खौफनाक तरीका हो जाएगा सर, ये तो मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि बेचारा एक परचेज मैनेजर सिम भी खरीद रहा है, सब कुछ खरीद रहा है? तो ये तो सर मामला बहुत खराब है सर, है ना? मैंने कहा बात तो ठीक है। इसीलिए अगर मान लो वहीं पे ही प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पे सिम का भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पे ही आपका सब्जियों का भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पे तेल भी का भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो भाई सर पॉसिबल नहीं है सर, ऐसे नहीं होता सर। आप एक काम करो कि प्रोडक्ट जब बड़े हो जाते हैं तो प्रोडक्ट वाइज हमको अलग अलग कर देना चाहिए। यानी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन, फाइनेंस, परचेज, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग होगा। ठीक है, सब्जियों वाला यानी रिलायंस फ्रेश वाला परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट सब अलग होंगे। कम्युनिकेशन का भी परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स सब अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, यानी हर डिवीजन के अलग डिपार्टमेंट। लेकिन मान के चलो अगर आपका छोटा काम है, मारुति है, अब मारुति उद्योग कार ही तो बनाती है, मारुति का फोन लेकर आऊंगा, सुना है क्या कभी? मारुति का कौन सा फोन होता है भाई? है मारुति का फोन लेकर आऊंगा, मैं तो मारुति की चप्पल पहनूंगा। अरे भाई मारुति की सब्जियां, मारुति की चप्पल, ये तो कभी सुना नहीं ना। मारुति कार बनाती है, उसका एक ही डिवीजन है ना? एक ही डिवीजन है, वो एक लाइन में ही काम करती है। ठीक है, तो अब उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग हो सकता है, पर्सनल होता है। तो जब किसी का काम ऐसा है जो एक डिवीजन के अंदर काम करता है, मल्टीपल डिवीजन मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर काम नहीं करता, एक लाइन में काम करता है, तो उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। लेकिन जो मल्टीपल में काम करता है, जैसे कि हमारे वो मुक्कू भाई यानी मुकेश भाई, है ना? मुकेश भाई हमारे मुक्कू भाई जैसे काम करते हैं, मल्टीपल डिवीजन में काम करते हैं, तो उनके लिए क्या चीज चाहिए? डिविजनल स्ट्रक्चर चाहिए। और हालांकि इसके ऊपर हमने बड़े सारे केस स्टडी किया था, तो वो आप लोगों को पता ही होगी, और नहीं है तो मेरे वीडियोस जाके आप लोग देख सकते हो। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि दोनों के, दो फंक्शनल स्ट्रक्चर के भी अपने कुछ फायदे कुछ नुकसान है और डिविजनल स्ट्रक्चर के भी अपने कुछ फायदे कुछ नुकसान है ना? अब आपको दिमाग में ये बात तो क्लियर है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? बेटर डिवीजन ऑफ द लेबर टेक प्लेस विच रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन फंक्शन। अब एक बात बताओ, अगर आपका फंक्शनल डिवीजन है, मारुति उद्योग को लेते हुए चलना, अगर उसका परचेज डिपार्टमेंट है, उसका परचेज मैनेजर परचेज परचेज रोज करता है, परचेज पे परचेज, परचेज पे परचेज, परचेज पे परचेज, अब वो परचेज करने में तो वो माहिर है, उसको पता है कि परचेज का काम कैसे करना है। अब मारुति उद्योग वाला मान लो रिलायंस में भी चला जाएगा ना, तो रिलायंस के चाहे कम्युनिकेशन में जाए, चाहे फिर वो अपने कपड़ों में जाए, चाहे फिर वो सब्जियों में जाए, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में जाए, लेकिन परचेज करने का तरीका उसको पता है। परचेज कैसे किया जाता है, कैसे इनवॉइस बनता है, कैसे सब काम होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब पता है उसको परचेज के बारे में। तो यानी आपको फंक्शन के बारे में, जब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर रखते हो तो फंक्शनल का जो मैनेजर होता है वो फंक्शन के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाता है ना? तो ये एक फायदा है इसका फंक्शनल डिपार्टमेंट का। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड,
अब परचेज डिपार्टमेंट है, आपस में सबको पता है यार भाई देख ट्रांसपोर्टेशन वाला देख तू हमारे चल, हमारा डिपार्टमेंट है बढ़िया तरीके से चलेगा। तो फंक्शनल वो परचेज डिपार्टमेंट जो है वो परचेज वाले जितने भी एम्प्लॉय होंगे आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप एक बात बताओ कि अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर रखते हो तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत कोऑर्डिनेशन की हो जाती है, ठीक है। अब आप ये बताओ, वैसे होने को तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक है, लेकिन जो रिलायंस जियो वाले हैं ना उनको रिलायंस वेजिटेबल वालों से कोई मतलब नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है ना। लेकिन रिलायंस वाले जो है ना कम्युनिकेशन वाले आपस में एक दूसरे को सब कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये चीज होती है कि एक फंक्शन वाली जो चीज होती है ना वो सब कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को, एफिशिएंसी बनी रहती है। अब एक ही रूटीन काम को आप बार बार करोगे, फाइनेंस वाला फाइनेंस को देखता रहेगा, सेल्स वाला सेल्स को ही देखता रहेगा, तो एफिशिएंट तो हो जाएगा ना काम करने में। अब मुझे बात पता है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी, अब मैं हर साल अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज के वही घिसे पिटे चैप्टर रोज पढ़ाता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। आज मैं बिना बुक देखे भी सारी चीजें आपको बात बता रहा हूं कि इसमें ये चीज लिखी है, इसमें ये चीज लिखी है, क्योंकि रूटीन काम कर करके वो दिमाग में एफिशिएंसी आ जाती है। मिनिमम कॉस्ट मिनिमम आएगी, क्योंकि किसी भी काम को जब अपन रेगुलर करते हैं तो वो डुप्लीकेशन नहीं होता। अब आपको उसके लूप होल पता लग जाते हैं कि इसमें मिनिमम कॉस्ट करने के लिए इसमें से अब हमको क्या काम करना है। जब डुप्लीकेशन नहीं होगा किसी भी काम को मैं बार बार करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इस काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो मैं उसमें मेरी कॉस्ट कम से कम आएगी, तो मिनिमम कॉस्ट हो जाती है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। प्रॉपर अटेंशन जाती है, एक ही काम को जब हम बार बार करते हैं तो हर उस काम के अंदर प्रॉपर अटेंशन जाती है। फाइनेंस का काम है तो पता है मैं फाइनेंस का काम रोज करता हूं ऑफिस में जाके, तो मेरे को परचेज से मतलब नहीं, मुझे सेल से मतलब नहीं, मुझे फाइनेंस संभालना है। तो मुझे क्या लगता है कि उसके अंदर आपको परफेक्शन आ जाएगा, है ना। इजी ट्रेनिंग इजी हो जाती है इसके अंदर। अब एडवांटेज का सीक्रेट कोड क्या है, टू कैफे कॉफी से, टू से ट्रेनिंग, सी से कॉस्ट, ए से अटेंशन, एफ से फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ई से एफिशिएंसी और सी से कोऑर्डिनेशन। आगे 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हो कि कौन सा पॉइंट का कौन सा है। तो टू कैफे कॉफी। अब डिसएडवांटेज देखें अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज वाले को ये पता है कि मेरी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। सेल्स वाले को कुछ मतलब नहीं है परचेज डिपार्टमेंट से, कुछ मतलब नहीं है फाइनेंस से, वो कहते हैं मेरी सेल्स बढ़नी चाहिए, चाहे बजट बढ़ता है तो बढ़े, मुझे मतलब नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, दूसरे आप ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को तो भूल गए, आपको अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट की तरक्की होनी चाहिए, दूसरा क्या चूल्हे में, तो वो काम खराब हो जाता है ना। तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सफर होता है कहीं ना कहीं। देखो हर स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते ही हैं, ठीक है। तो तभी तो दूसरी चीज की इन्वेंशन होता है। तो वहां पर बेनिफिट है फंक्शनल में, तो कुछ नुकसान भी है। अब क्या होता है कि इंटर डिपार्टमेंटल, देखो डिपार्टमेंट आपस में तो कोऑर्डिनेशन बिठा लेंगे, परचेज डिपार्टमेंट वाले सारे भाई बंधुओं के तरीके से चल रहे हैं क्योंकि सबका काम परचेज वाला है। लेकिन वही बात आ गई ना, फाइनेंस और सेल्स डिपार्टमेंट आपस में झगड़े करते फिरते हैं। अब ये सरदर्द बन जाता है किसके लिए, सीईओ के लिए। यार तुम यार सेल्स वालों यार तुम समझते नहीं हो यार, जब बजट नहीं है, और बजट वालों तुम्हें दिक्कत क्या आती है फाइनेंस वालों, अगर वो दिवाली टाइम पे अगर वो देना चाहता है ऑफर, तो तुम क्यों उसको है ना बजट के लिए बार बार बोलते रहते हो। अब भाई साहब बजट ही नहीं है, या तो आप और पैसा दे दो, यही बोलेंगे, पैसा तो नहीं है, आप हमें पैसा सेंक्शन नहीं करते, हम कहां से लेकर आए, फाइनेंस वाले ऐसे चिल्लाएंगे। तो बस फाइनेंस और सेल्स वालों का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता ऐसे मामले में, ठीक है। चलिए अब जैसे देखो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल देके बताया भी था, ये एक टनल है, यहां से चालू किया कुछ एम्प्लॉइज ने, एक कंपनी है जो रेलवे ट्रैक बना रही है, इन्होंने चालू कर दिया यहां से। अब दिक्कत क्या आएगी, ये कहते हैं तो हमारी नहीं तेरी गलती है, वो कहते हैं तेरी नहीं तेरी गलती है, एक दूसरे के ऊपर गलतियां थोप रहे हैं। ये नहीं पता था कोऑर्डिनेशन करके चलते तो दोनों का ट्रैक एक साथ हो जाता। इन्होंने यहां से ट्रैक बनाना चालू किया, उन्होंने वहां से किया, आपस में देखो आप बाद में जाके ट्रैक ही मैच नहीं हो रहा, अब एक दूसरे को जूते चप्पल चला रहे, तो उससे नुकसान किसका हो रहा है, कंपनी का हो रहा है, ये तो है ना। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट समझ में आई गई बात, ये तो मैंने बता ही दिया। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज द पीपल विद द सेम स्किल एंड नॉलेज may develop a narrow perspective. Functional head and do not get training for top management position because they are unable to gather experience or diverse area. ठीक है। अब जैसे देखो कि परचेज डिपार्टमेंट वाला है, अब परचेज डिपार्टमेंट वाले मैनेजर को आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं कर सकते, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को मार्केटिंग में आप शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही डिविजनल स्ट्रक्चर में काम कर रहा होता, मान लो अगर मैं रिलायंस कंपनी के का कम्युनिकेशन का डिवीजन हेड हूं, पूरा रिलायंस जियो मेरे अंडर में, अब मुकेश अंबानी थोड़ा देखता होगा सब चीजों को, मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो का एक हेड बना दिया। अब मैं परचेज डिपार्टमेंट की भी देखता हूं, सेल्स डिपार्टमेंट को भी देखता हूं, फाइनेंस को भी देखता हूं, मार्केटिंग को भी देखता हूं, ह्यूमन रिसोर्स को भी देखता हूं, मैंने सबके नीचे भी अपने सब मैनेजर्स बिठा रखे हैं। लेकिन मैं एक हेड ऐसा हूं जिसको सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज है, तो कल को
मैं मुकेश अंबानी की कंपनी को छोड़कर टाटा के पास चला जाऊंगा तो मैं एक पावरफुल आदमी हूं, मैं सारी डिपार्टमेंट को संभाल सकता हूं। आज मुकेश अंबानी सोचेगा कि नहीं, मुझे एक नया डिवीजन खोलना है पूरा और इसको मैं कहीं और शिफ्ट कर दूं, तो वो कर सकता है मेरे भरोसे, क्योंकि मुझे तो सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज है। मुझे चाहो तो फाइनेंस में शिफ्ट कर दो, मुझे चाहो तो मार्केटिंग में कर दो। तो यहां पर डिपार्टमेंट डिविजनल स्ट्रक्चर बेनिफिशियल हो जाता है, यहां फंक्शनल स्ट्रक्चर का काम नहीं बन पाता है ना। तो यही सब बातें मैंने आपको बताई, जो उसके नुकसान है वो इसके फायदे, जो फंक्शनल के नुकसान वो इसके फायदे, जो फंक्शनल के फायदे वो इसके नुकसान है। ठीक है, उल्टा चलता है। तो यहां पर अब आप समझ ही गए होंगे, रिलायंस जियो का, रिलायंस फ्रेश का, रिलायंस ट्रेंड का एग्जांपल दिया, सबके नीचे मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक अपना हेड होता है। तो प्रॉस एंड कॉन्स इसके भी देख लो, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो अब आपको काफी हद तक मेरी बातें समझ में आ जाएंगी कि इनके एडवांटेज और इनके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन अपन को मिल जाता है इसके अंदर। डिविजनल हेड गेन्स एक्सपीरियंस ऑफ ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे अब मैंने बताया कि अगर मैं जियो का हेड हूं तो मेरे को जियो के सारे डिपार्टमेंट जितने भी है ना, चाहे परचेज, सेल, प्रोडक्शन, कोई भी डिपार्टमेंट है, सबकी मुझे अच्छी खासी नॉलेज होगी। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी है, डिविजनल हेड अगर कोई भी डिपार्टमेंट पुअर परफॉर्म किया तो डिविजनल हेड को पकड़ लिया जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि अब मान लो परचेज डिपार्टमेंट तो अच्छा काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट कर नहीं रहा, इस वजह से ओवरऑल कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो हर सेल्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि मेरे नहीं, परचेज डिपार्टमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, परचेज डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया। या सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को दोषारोपण करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को दोषारोपण करेगा कि उन्होंने डिस्काउंट नहीं देने दिया, उन्होंने बजट नहीं किया। तो ऐसा कुछ अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई गलती किसकी है। लेकिन अगर डिविजनल हेड आपने रख दिया तो डिविजनल हेड में क्या होता है, पूरे डिवीजन का जो हेड है ना वही रिस्पॉन्सिबल है। अगर जियो कंपनी ने तरक्की नहीं की तो, अगर रिलायंस ट्रेंड नुकसान में गया तो ये उसी की जिम्मेदारी है ना। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन, डिसीजन के अंदर क्या लेना फ्लेक्सिबल होता है। आपको एक डिपार्टमेंट दूसरे, किसी को किसी से पूछना नहीं है। अगर मैं जियो का हेड हूं तो मैं खुद फैसला ले लूंगा, मुझे मतलब नहीं है किससे पूछूं, जाके ट्रेंड वालों से पूछूं या पेट्रोलियम वाले से पूछूं। मैं जियो का हेड हूं, मैं मेरी मर्जी, मैं कुछ भी फैसला लूं, है ना। तो ये चीज हो जाती है। लेकिन अगर आप यही मारुति उद्योग की बात करते हो, अगर मारुति उद्योग में सेल्स डिपार्टमेंट वाला कोई भी फैसला लेने जा रहा है तो उसको पहले रजामंदी लेनी पड़ेगी, फाइनेंस वाले की भी, परचेज वाले की भी, प्रोडक्शन वाले की भी, मार्केटिंग वाले की भी। तो यहाँ देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है फंक्शनल में। लेकिन डिविजनल में ऐसा कोई नुकसान होता नहीं है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ईजी होती है इसके अंदर। तो सीक्रेट कोड क्या है, सेफ, सेफ, है ना। सेफ एस से मैंने नंबर लिखे हुए हैं, आप लोग देख लेना, सबके सीक्रेट कोड बता रखे हैं। डिसएडवांटेज ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट डिवीजन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे मान लो मुकेश अंबानी तो एक ही है ना। अब हमेशा पेट्रोलियम वालों को पता है, शिकायत रहती है कि है ना, मुकेश जी है ना, वो मुक्कू भाई हमारे, वो कम्युनिकेशन में ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारे पेट्रोलियम में नहीं देते, है ना। और पेट्रोलियम वालों को, पेट्रोलियम वो जो उनको ये शिकायत रहती है ट्रेंड वालों को कि देखो कितने सारे है ना, कहते हैं शोरूम बंद होते चले जा रहे हैं। तो मैं ना, पेट्रोलियम वाले तो चलो ठीक है, वैसे ही पेट्रोल है, वो तो बिकेगा ही बिकेगा। कपड़े तो लोग तब खरीदेंगे कि जब अच्छा फैशन निकालोगे, तो आपको हमारा बजट सबसे ज़्यादा करना चाहिए। लोगों को फ़ोन की भी जरूरत होती है, वो भी फ़ोन खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो नहीं, हर जिसको एक दूसरे से शिकायत है, हर डिवीज़न को एक दूसरे के डिवीज़न से शिकायत है। तो यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम रहती है। अब आप एक बार बताओ, कॉस्टली तो होगा ना। हर डिपार्टमेंट में आप परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सारे खोल रहे हो। हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में परचेज डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में सेल्स डिपार्टमेंट है। तो यार कितना कॉस्टली पड़ जाता होगा, सोचो उसको। इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो हर आदमी क्या काम करता है, अपने इंटरेस्ट के काम करता है। कि मान लो आज कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है तो वो सोचता है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। समझ रहे हो मेरी बात। तो कम्युनिकेशन बोलता है मैं तरक्की कर रहा हूं, मुझे क्या मतलब है ट्रेंड से, मुझे क्या मतलब है कम्युनिकेशन से। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, मुक्कू भाई का, यानी मुकेश अंबानी का। समझ रहे हो मेरी बात। तो वहां पर दिक्कत है। अब डेलीगेशन आता है अपने पास, ये सारी बात आपकी पूरी हुई। अब हमारे पास आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। A manager, no matter how capable he is, cannot manage to do every task on his own। अभी भी आप ये मत सोचना कि आप सारे काम खुद कर दोगे। आपको एक ऐसी स्थिति आती है कि एक आदमी को अपने काम को दूसरे को डेलीगेट करना पड़ता है। रूटीन वर्क को डेलीगेट कर दो, रूटीन वर्क को डेलीगेट कर दोगे तो आपको वो काम करने का मौका मिल पाएगा जिसको केवल आप ही कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने रूटीन काम को डेलीगेट नहीं किया तो आपका काम क्या होगा, आपका काम तो वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जो मैं अपने सोशल मीडिया को के हैंडल को दूसरे को दे देता हूं। क्यों दे देता हूं, क्योंकि अगर बताओ सोशल मीडिया में मैंने अगर हैंडल किया, मैं ही अगर ऐड लगा रहा हूं, मैं ही अगर ऐड बना रहा हूं। अब जैसे ऐड बनाने का काम है मेरा,
ठीक है। अब ऐड मैंने बनाने का काम एक ग्राफिक डिजाइनर अपॉइंट कर रखा है, वो थंबनेल्स बना देता है, वो मेरे क्या कहते हैं सारे जो है जो भी मेरे पैम्फलेट्स हैं, जो भी मेरे क्या कहते हैं ब्रोशर्स निकलते हैं तो वो कर देता है। ठीक है। अब मैंने व्हाट्सएप ऑटोमेशन का काम किसी को और को दे रखा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, जिसमें ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप जाते हैं। तो ये ऑटोमेशन करना जरूरी है, मैंने अपने काम को डेलीगेट कर दिया। अगर सारे काम मैं करूंगा, पढ़ाऊंगा भी मैं, ही सब मैं करूंगा, तो पढ़ाने का काम तो केवल मैं ही कर सकता हूं, लेकिन ये काम तो कोई और भी कर सकता है ना, रूटीन काम। तो वो रूटीन काम किसी और को दे दो जिससे आप मेन काम को कर पाओ। तो एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए बोला गया कि डेलीगेशन होना जरूरी है ना। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन इज द इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ओके, फिर आती बात अथॉरिटी। अथॉरिटी देखो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ चुके हो। डेलीगेट जब आप किसी को कोई काम करते हो तो उसको कुछ हद तक अथॉरिटी देना भी जरूरी है। जब आप अथॉरिटी देते हो तभी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना पाता है, नहीं तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपना पाएगा। ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेरिटी होनी जरूरी है। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉपर पेरिटी नहीं है तो काम पूरा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, नाम से बात समझ में आ जाएगी, इफेक्टिव मैनेजमेंट। इससे मैनेजमेंट आपका इफेक्टिव होता है, एम्प्लॉइज का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। क्योंकि आप एक बताओ, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, पापा जी ने आपको डेलीगेट कर दिया काम, कल जाके बैंक में पैसे तू जमा करा के आना। तो जब पहली बार बैंक में जाके पैसे जमा करा के आए होंगे ना, तो अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आया होगा, दिल सारा दिन खुश रहा होगा, और यार आज मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है ना, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। पहली बार जब साइकिल से स्कूल गए होगे या तो अपने आप इंडिविजुअल गए होगे, बस से नहीं गए, तो एक अंदर से ऐसे अजीब सी खुशी सी फीलिंग सी लग रही है, यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो ये चीज होती है। तो जब आप एम्प्लॉय को डेलीगेट करते हो, जब अपने आप वो वर्क करता है उसी काम को, तो उसको एक अंदर से अच्छी फीलिंग आने लगती है कि हाँ यार मैं सारे कामों को कर सकता हूं। तो ये डेलीगेशन के अंदर था बात। मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय, अब इससे ऑब्वियस ही बात है, आपने वर्क को डेलीगेट किया, ठीक है, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट तो वही हुआ क्योंकि उनको काम सीखने को मिला। आज मान लो पापा ही बैंक में पैसे जमा करा के आते हैं, सब कुछ पापा ही करते हैं, स्कूल बस से जाते हो, आपको स्कूल में जाना तक नहीं आता, अकेले बैंक में पैसे जमा कराना नहीं आता, तो आप इंडिविजुअल कैसे बनोगे। और जब आप खुद काम करने लगोगे तो मैंने बताया ना, एक मन में खुशी सी होने लग जाती है, तो मोटिवेट हो जाते हो आप उस चीज को काम करने के। नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करोगे क्योंकि आप मोटिवेटेड हो। अब जब मोटिवेशन हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो डेलीगेशन करने से क्या कोऑर्डिनेशन बनता है। एक काम मैंने कर दिया, दूसरा काम दूसरे ने कर दिया, तीसरा काम तीसरे ने कर दिया, सबका मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा हुआ। तो क्या बोलते हैं, एक बेटर अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ। इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, एक प्रॉपर हिरार्की मेंटेन होती है, इसका काम उसके पास है, उसका काम उसके पास है, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है। किसी ने भी गड़बड़ की तो गड़बड़ जहां पे हुई है वो बात पता लग जाएगी, है ना। तो डेलीगेशन का एग्जाम्पल MDH कंपनी, है ना। डेलीगेशन का एग्जाम्पल के ई से इफेक्टिव मैनेजमेंट, M फॉर मोटिवेशन, MDH का D डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, डेवलपमेंट है ना, और H फॉर हिरार्की, C फॉर कोऑर्डिनेशन, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। एक सेकंड में पहले देख लेते हैं इसके कितने पॉइंट्स और हैं, तो मैं फटाफट से इसको कंप्लीट कर देता हूं ताकि ये चैप्टर भी आज आपका कंप्लीट हो जाए। तो देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दादाजी सारे फैसले घर में खुद ही लेते हैं, तो वो सेंट्रलाइज्ड है। छोटा छोटा फैसला भी दादाजी से पूछ के लिया जाता है। अब दादाजी बूढ़े हो चले, उन्होंने क्या बात बोल दिया, पापा जी को, चाचा जी को, ताऊ जी को बोल दिया कि तुम तुम्हारे फैसले खुद लो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात हो तो मेरे से आके पूछना। तो ऐसा नहीं है कि अब आपसे पूछा जाए कि कंपनी में ऐसे कैसे होता है। तो देखो, सेंट्रलाइजेशन हो चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वैसे डिसेंट्रलाइजेशन होने से क्या होता है कि एक पावर दूसरों के पास चली जाती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है तो ब्रांच कुछ फैसले अपने अपने लेवल पर ले सकती हैं, तो जिससे एक्सपेंशन और ग्रोथ होना आसान हो जाता है। लेकिन क्या डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है या क्या सेंट्रलाइजेशन अच्छा है, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। किसी सिचुएशन में सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी होता है, किसी सिचुएशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड, दोनों हो सकती हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझ ही गए कि सारी पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपने उसको जो है वो कर रखा है कि भाई ठीक है, अपने फैसले आप खुद ले सकते हो। डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स, डेवलप्ड मैनेजरियल टैलेंट। इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट का मतलब है सबऑर्डिनेट डिसेंट्रलाइजेशन करने से अपने फैसले खुद ले पाते हैं, ठीक है ना। टैलेंट क्रिएट होता है मैनेजरियल, क्योंकि आप अपने फैसले खुद ले पाओगे तो अपने अंदर एक टैलेंट क्रिएट हो जाएगा। हर डिसीजन लेने के लिए मान लो अगर हायर अथॉरिटी के पास जाओगे तो क्विक डिसीजन नहीं हो पाएगा। अगर आपको डिसीजन लेने की पावर है तो उसमें क्विक डिसीजन हो पाएंगे। रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, अब टॉप मैनेजमेंट उन काम के ऊपर फोकस कर पाएगा, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, या जो मेन काम जो टॉप मैनेजमेंट को ही करने हैं। तो ऐसे केस के अंदर बहुत चीजें जो डेलीगेट करने से ये फायदा मिलता है कि टॉप मैनेजमेंट रिलीफ हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ तो होगी तो क्योंकि सारे फैसले तुरंत हो रहे हैं, ठीक है, फैसला लेने वाले दूसरे लोग भी हैं,
तो वो ग्रोथ होना कहीं ना कहीं फायदा होता है, कंट्रोल होना एक आसान होता है, क्योंकि आप सारा कंट्रोल अपने पास नहीं रखा हुआ आपने। सीक्रेट कोड क्या है? डाउनलोड फ्री डेली कोड्स फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो ये डेलीगेशन तो कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। मोर कंट्रोल एंड लेस फ्रीडम, टेक ओन डिसीजन, लेस कंट्रोल टू जूनियर एंड सबऑर्डिनेट, मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजन, है ना। इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, थोड़ा ध्यान से करते हुए चलना। कैमरे सभी बच्चे देखो अपने ओपन रखो, है ना, और समझ में आ रहा है। देखो अगर मेरी सारी बातें मैं जितनी जल्दी से जल्दी रिवाइज करवाने की सोच रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आपका एक लाइक तो बनता है। फटाफट से मुझे क्लास इसको लाइक कर दो वीडियो को, ताकि बात समझ में आ जाए कि हाँ सब बच्चों को क्लियर हो चुका है। और कमेंट बॉक्स में भी लिख दो सर जय माता दी, जय माता दी सर, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है, सारी बातें रिवाइज हो गई हैं। जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। चलो जी, सबके जय माता दी आ गए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलिए, स्टेटस क्या है? रूटीन टास्क करते हैं, रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन टू द टॉप मैनेजमेंट। इसका स्कोप नैरो है, इसका स्कोप वाइड है। रिड्यूस द बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। हम यहाँ सबऑर्डिनेट को रोल इंक्रीज करना चाहते हैं, मोटिव यहाँ होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। लेकिन यहाँ पर आपका डेलीगेशन के अंदर आपका क्या होता है? मोटिव होता है कि हम टॉप मैनेजमेंट के बर्डन को कम कर दें। विदड्रॉ ऑफ अथॉरिटी, यस, इट कैन नॉट बी टेकन बैक। एक बार डिसेंट्रलाइज कर दिया, आप वापस नहीं ले सकते। ऑर्गेनाइजिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? स्पेशलाइजेशन मिलता है अपन को ऑर्गेनाइजेशन करने से, है ना, क्योंकि आप रूटीन टास्क दे देते हो, जो जिसका काम है उसको देते हो। स्पीड, क्वालिटी, कॉस्ट, इसके ऊपर काम होता है हमारा। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, कौन सा काम किसको क्या करना है, मैंने बताया ना, फंक्शनल डिवीजन, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो किसका कौन सा काम किसको करना है, ये लाइन क्लियरली स्पेसिफाई है। किसी तरीके का कोई बायसनेस, क्या किसी तरीके का कोई एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता वर्क का, है ना। तो ये सारी चीजें। रिसोर्सेज का जब डुप्लीकेशन नहीं होगा तो वो मैन मटेरियल मशीन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप बिल्डिंग बनवाने के लिए पहुंचे, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर पहुंचा हुआ है, ठीक है, लेबर पहुंचा हुआ है, मटेरियल नहीं है, या मटेरियल पहुंचा हुआ है, लेबर नहीं है, तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है। बेवजह आपको लेबर्स को पैसे देने पड़ जाएंगे अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो, है ना। चेंज अगर कोई होने वाला है तो उसको आप उसको इजीली अडेप्ट कर सकते हो। पर्सनल का डेवलपमेंट क्यों होगा? एम्प्लॉय को लगने लगेगा कि यार मुझे डेलीगेशन हो रहा है, अथॉरिटी मेरे को डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, अब मैं भी कुछ काम कर सकता हूं। जैसे कि मैंने बताया, पापा ने आपको बैंक में पैसे जमा कराने के लिए भेजा था, तो आप में अंदर भी एक अच्छी फीलिंग आई थी, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ था, आपको कुछ नया सीखने को मिला था। अब पापा भी क्या है कि रिलैक्स हो चुके हैं, वो आपको जब भी पैसे जमा कराने होते हैं तो आपको दे देते हैं, तो उनका ग्रोथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अपना वर्क कहीं और लगाएंगे। तो ऐसे ही जब आप एम्प्लॉय को कहीं ना कोई काम करने के लिए देते रहते हैं, तो वो परफेक्ट हो जाते हैं। परफेक्ट हो जाते हैं तो आप अपना काम, जो भी आप टॉप मैनेजमेंट के हो, आप अपना काम कहीं और लगा पाते हो। तो इसका सीक्रेट कोड है, सारे इंपॉर्टेंस गप है, सारी इंपॉर्टेंस गप है। एस फॉर स्पेशलाइजेशन, ए फॉर एडेप्टेशन, आर फॉर रिलेशनशिप, है ना। तो ये सारे आप पढ़ लेना, यही सारी चीजें इसके अंदर सीक्रेट कोड मैंने डाल रखे हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपन किसे बोलते हैं? ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होती है? जहां जैसे अब मैं किसी भी जगह गया, अब मैं डायरेक्ट मोदी जी से बात नहीं कर सकता ना जाके। अगर मोदी जी तक बात पहुंचानी है तो पहले मुझे थोड़ी हायर अथॉरिटी पे तो बात पहुंचानी पड़ेगी, फिर वो हायर अथॉरिटी उसको देगा, फिर उसको देगा। ऐसी उसमें भी ऐसा ही होता है। मैंने रमन और नौटियाल का, लक्ष्मी और नौटियाल का एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक मूवी की क्लिपिंग भी दिखाई थी। तो हमेशा क्या होता है, फॉर्मल रिलेशनशिप के अंदर एक बॉस के ऊपर बॉस होता है, उसके ऊपर बॉस होता है, ठीक है। तो वहां पर डायरेक्ट जो टॉप मैनेजमेंट से आप डायरेक्टली एम्प्लॉय जाके नहीं मिल सकता, उसको आपको जाके एक एक चेन वाइज जाना पड़ेगा। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल के अंदर मान के चलिए अगर आप पहुंचते हो तो आपको कोई किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। जैसे इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं, स्कूलों में भी हो जाते हैं, गॉसिप्स होती हैं, ठीक है, स्टाफ रूम में टीचर्स में होती हैं, ठीक है। तो ऑफिस के अंदर भी कई जगह एम्प्लॉयज के अंदर होती हैं। तो कोई अगर आग के जैसे खबर फैलानी है, स्कूल के अंदर भी ये होता है कि आग के जैसे खबर फैलानी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन कल की छुट्टी है, ये बात सबको पता है, ठीक है। कल की छुट्टी है, ये बात सबको पता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। फेयरवेल इस तारीख को है, ये बात सबको पता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना इज द फॉर्मल, है ना, और वो सबको पता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ये क्या कहलाती है बात? इनफॉर्मल बात कहलाती है ना। तो फॉर्मल के भी अपने फायदे अपने नुकसान है। देखो, इनफॉर्मल कोई क्रिएट नहीं करता है, अपने आप हो जाते हैं, और इनफॉर्मल होना भी जरूरी है। कोई चीज आग के जैसे फैलानी है तो इनफॉर्मल के तरीके से फैला दो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फिक्सेशन कर सकते हो आप एक दूसरे के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर होता है किसको क्या वर्क करना है, सबके प्रोफाइल क्लियर होते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बॉस होता है आपके ऊपर, है ना। अब ऐसा नहीं है कि 4 बॉस होंगे, यानी आपके ऊपर एक बॉस, उसके ऊपर एक बॉस, उसके ऊपर एक बॉस, एक दूसरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी हम डेलीगेट करते हैं, है ना। तो आपको जिसको बताना है आप तो उसी को बताओगे ना, आप थोड़ा टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंच जाओगे।
इजी टू अचीव गोल, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गोल्स इजीली अचीव हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहता है। तो इसके क्या है, माई फॉर्मल गोल्स इजी टू अचीव, SRCC, स्टेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कमांड, मैंने आपको बता रखे हैं। हर चीज के मैंने बताया, लिमिटेशंस भी होते हैं और उसके क्या कहते हैं बेनिफिट्स भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या लिमिटेशन है, प्रोसीजरल डिले, क्योंकि आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए बार बार किसके पास जाना पड़ता है, टॉप के पास जाना पड़ता है। तो टॉप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में टाइम तो लगता है ना, ये चीज होती है। ठीक है ना, टॉप तक जब पहुंचाने के लिए वो चीज आपको क्या कहते हैं, टाइम तो लगता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपको टाइम लगेगा, इनिशिएटिव की कमी होती है। ठीक है, द एम्प्लॉइज हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू, जो आपको बोला गया केवल वो उसी काम को करेंगे एम्प्लॉय, और किसी काम को नहीं करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मल एक हिरार्किकल चेन है, इसलिए स्कोप इसका लिमिटेड है। लेकिन इनफॉर्मल की मैं बात करूं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसको क्रिएट करना नहीं पड़ता, इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। ठीक है, कुछ का कोई कोई रिटर्न रूल नहीं है, कोई फिक्स लाइन नहीं है कि करनी करनी। आप बताओ, स्कूल के अंदर अपने आप आपके ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, बदमाश बच्चों के अपने ग्रुप है, पढ़ने वाले बच्चों के हैं, सीधे बच्चों के अलग ग्रुप है, और जो कुछ भी नहीं करते ना, बस चुपचाप बैठे रहते हैं, पीछे नाक बहती रहती है जिन बच्चों की, उनका ग्रुप एक अलग है। समझ रहे हो, जो बिल्कुल ही सीधे हैं, तो उनको कोई ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये चीज है। तो ये आपको पिक्चर से सारी बातें समझ में आ ही रही होगी। देखो मैंने बताया था, साथ वाली जॉब छोड़ रही है, तेरे को पता है, साथ वाली जॉब छोड़ रही है, इस तरीके की गॉसिप्स होती हैं, है ना। स्पीड, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, क्विक रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के देख सकते हो। फिर उसके बाद केस स्टडीज थी, तो केस स्टडी आप पढ़ के देख लेना। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोगों का ये सारे टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट हैं, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। और अगले दिन पोस्ट डीसी है ना, तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, अब अगले दिन हमारा स्टाफिंग चालू होगा, स्टाफिंग का वन शॉट चालू होगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बने रहना मेरे वीडियो के साथ, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर से शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।